नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। एनसीपी में उठे तूफान को शरद पवार द्वारा रोकना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अजित पवार एक के बाद एक फैसला लेकर सबको चौंका रहे हैं। जहां सोमवार को शरद पवार ने अजित पवार सहित अन्य नेताओं पर कार्रवाई की, वहीं अजित पवार ने 2 गुने जोश से मंगलवार को नए कार्यालय का उद्घाटन किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या शिवसेना की तरह ही एनसीपी में भी पार्टी के निशान और नाम के लिए लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। तो यह जंग कौन जीतेगा? क्या शरद पवार इस उम्र में अपने भतीजे अजित पवार को चित कर पाएंगे? क्या शरद पवार अब बीजेपी के खिलाफ उतनी ताकत से लड़ पाएंगे जितनी पहले उनकी सक्रियता थी? तो कहा जा सकता है कि ऐसा करना शरद पवार के लिए मुश्किल होगा। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल अजित पवार का शिंदे बीजेपी सरकार के साथ जाकर सरकार बनाना जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के सपने को चकनाचूर कर दिया है। अजित पवार के बगावत से पहले भी शरद पवार ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, यह जग जाहिर है। शरद पवार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सहित देश भर में नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो रहे थे। शरद पवार महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी विपक्षी दलों को पीएम मोदी के खिलाफ होने की तैयारी कर रहे थे। इतना ही नहीं, शरद पवार लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को निशाना बना रहे थे। महाराष्ट्र में कुछ जिलों में हुए दंगों के बाद महाराष्ट्र की शिंदे और बीजेपी सरकार को उन्होंने कई बार निशाने पर लिया। हाल ही में जब पटना में 23 जून को विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी तो इसमें भी शरद पवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस बैठक में सुप्रिया सुले भी शामिल हुई थी। हालांकि अजित पवार इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बताया जाता है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में अध्यादेश का मुद्दा उठाया और उसके विरोध में मौजूदा राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा तो यहां मौजूद नेताओं ने इसका विरोध किया। वहीं जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल का विरोध किया और कहा कि जब धारा 370 हटाई गई थी तो आपने सत्ता दल का समर्थन किया था, फिर आप अध्यादेश पर हम लोगों से समर्थन कैसे मांग सकते हैं? बताया जाता है कि इस दौरान उमर अब्दुल्ला और केजरीवाल में जमकर नोकझोंक हुई थी। उस समय शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने अपना अपना उदाहरण देकर दोनों नेताओं को शांत कराया था। तब शरद पवार और उद्धव ठाकरे का कहना था कि हम दोनों नेताओं की अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी हैं, बावजूद इसके हम लोगों ने साथ आकर सरकार चलाई। शरद पवार इससे पहले भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी करते देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि शरद पवार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाकर खुद के लिए एक बड़ी भूमिका की तैयारी में लगे हुए थे। यही वजह है कि 23 जून को पटना में हुई बैठक के बाद जब शिमला में दूसरी बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 30 जून को शरद पवार ने विपक्षी दलों की बैठक शिमला में होने के बजाय बेंगलुरु में होने की जानकारी दी, जिससे अब रद्द कर दिया गया है। अब यह बैठक 17-18 जुलाई को होगी। बहरहाल एनसीपी की तोड़फोड़ से शरद पवार को एक नहीं बल्कि 3 मोर्चा पर लड़ाई लड़ना होगा, लेकिन इस उम्र में शरद पवार के लिए यह सब आसान नहीं होगा। दरअसल अजित पवार की बगावत के बाद शरद पवार को एनसीपी को भी बचाना होगा, तो संगठन को मजबूत करना होगा। एनसीपी वर्तमान में कमजोर हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव भी होना है, जिसको देखते हुए शरद पवार के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं, जिसे पार करना शरद पवार के लिए मुश्किल होगा। जहां शरद पवार को एनसीपी विधायकों और समर्थकों को अपने पाले में रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी, तो मालवीय को भी बचाने के लिए शरद पवार को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि मालवीय आगामी चुनाव के लिए रणनीति बना रहा था, लेकिन अब एक बार फिर शरद पवार को दूसरी रणनीति पर काम करना होगा। उसी तरह से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ सर्वे में मालवीय द्वारा अच्छे प्रदर्शन की संभावना जताई गई थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अविभाजित शिवसेना ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार दोनों दल अलग अलग हैं।
ऐसे में बीजेपी ने केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। एक साल पहले ही शिवसेना 2 गुटों में बंट गई थी, उसी प्रकार अब एनसीपी भी 2 हिस्सा में बंट गई है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है। अब इन गुटों के साथ बीजेपी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में उतर सकती है। वहीं अब शरद पवार के सामने अजित पवार इसलिए भी मजबूत होकर निकले हैं क्योंकि उनके साथ आने वाले नेता एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और ये नेता जब जब एनसीपी सत्ता में रही है तब तब वे महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अजित पवार की बगावत से शरद पवार के एनसीपी की कमर टूटी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति में सक्रिय थी, जबकि अजित पवार महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं और आने वाले समय में शिंदे गुट की तरह अजित पवार को भी जनसमूह स्वीकार करेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो एनसीपी में भी शिवसेना वाली लड़ाई है और शरद पवार पहले की तरह पार्टी में जान फूंक पाएंगे यह कहना मुश्किल है। वैसे अजित पवार को शरद पवार चित कर पाएंगे कि नहीं, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।